सीढ़ियां उनके लिए हैं जिन्हें छत पर जाना है, हमें तो अपने हौसलों से आसमान की उड़ान भरनी है। जी हाँ, ये पंक्तियां छत्तीसगढ़ के दिग्गज मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। आज आमने सामने में हमारे साथ ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं, जिनके पास कृषि, जल संसाधन, धर्म और धर्मस्व जैसे बड़े विभाग हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। सर, चूंकि आप कृषि विभाग देख रहे हैं, बहुत बड़ा दायित्व है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसानों के लिए अभी सरकार क्या कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ के 77% पॉपुलेशन कृषि के ऊपर में डिपेंड है और छत्तीसगढ़ को आज से नहीं, आदि अनादि काल से धान का कटोरा कहा जाता था। यहाँ का किसान आज से 15 साल पहले सिर्फ 1 एकड़ में 5 क्विंटल धान पैदा करता था, आज वो किसान 40 क्विंटल तक धान पैदा कर रहा है। यहाँ का किसान पहले सिर्फ एक फसल लेता था धान की, आज यहाँ पर 10 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीन है जहाँ पर वो दूसरी फसल ले रहा है। छत्तीसगढ़ का किसान पहले सब्जी भाजी की खेती बहुत कम करता था, अब यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में सब्जी भाजी की खेती हो रही है। यहाँ पर फलों का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर मछली पालन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें नंबर पर है, जबकि बहुत छोटा राज्य है। यहाँ पर मुर्गी पालन के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के किसान की आय बढ़े और उसको लागत कम हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें जैसे सबसे पहले देश का ये पहला राज्य है जिसने 0% इंटरेस्ट पर और किसानों के लिए लोन देना शुरू किया। ये पहला स्टेट है जिसने कि किसानों को 7,500 यूनिट तक बिजली पंप के लिए, सिंचाई के लिए मुफ्त में दी जाएगी और ये 0 पावर कट स्टेट है। और छत्तीसगढ़ स्टेट में किसानों को नए नए इक्विपमेंट्स वो लें और उनको हम सब्सिडी दें। छत्तीसगढ़ में किसी जमाने में सिर्फ 60,000 पंप होते थे, आजादी के बाद 60 सालों में सिर्फ 60,000 पंप थे। आज किसानों के 3,78,000 पंप यहाँ पर हो गए। तो लगातार किसानों को उनकी लागत कम हो और उनकी आय ज्यादा बढ़े। आज सरकार किसानों का लगभग 70 लाख टन धान और सपोर्ट प्राइस में खरीदती है और पैसे सीधे उनके खाते में जाकर जमा होते हैं। तो आज और गांव-गांव में किसानों के लिए सड़क बनने से, पानी की व्यवस्था होने से, बिजली होने से, पहले छत्तीसगढ़ में सिंचाई सिर्फ 23% थी, आज वो बढ़कर 35% तक पहुंची है। तो छत्तीसगढ़ के अगर तरक्की का कोई एक सबसे बड़ा माध्यम है तो वो खेती है और खेती की लागत कम कर किसानों को ज्यादा आय हो, इस दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें किसानों का सहयोग भी मिल रहा है। मैं तो छत्तीसगढ़ के किसानों को बधाई देना चाहूंगा कि 4 बार छत्तीसगढ़ को कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है। 3 बार धान के लिए मिला और धान के कटोरे को अगर दलहन की तेजी से पैदावार बढ़ाने के लिए पुरस्कार मिले तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत काम किया है और बहुत काम करने की जरूरत है। उस दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, ये अमानक खाद बीज का भी मुद्दा इसमें बहुत चर्चा में है, इसको लेकर क्या कर रहे हैं अपन? देखिए, मुझे लगता है कि ये खाली एक्सेप्शनल केस तो बहुत होते हैं और वो उनको कोई रोक नहीं सकता। पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक अमानक खाद का एक मामला आया है, अमानक बीज का एक मामला आया है, जहां पर हम 30 लाख से ज्यादा किसानों को हम इन बातों को उपलब्ध करवाते हैं। आज छत्तीसगढ़ किसी समय पर सिर्फ 66,000 क्विंटल धान का बीज पैदा करता था, आज वो 10 लाख क्विंटल बीज पैदा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले सिर्फ 5 लाख टन खाद का उठाव होता था, आज 10 लाख टन खाद का उठाव हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 70% किसान हमारे सरकारी साधनों से खाद और बीज लेते हैं, उसमें कहीं अमानक की बात नहीं आती। और अमानक अगर होता भी है वो मॉइस्चराइजेशन के कारण और मौसम के कारण होता है। तो उसमें भी हमने निर्णय लिया कि अगर किसान का बीज अगर सरकारी माध्यमों से लिया और वो जर्मिनेट नहीं होगा तो उसको उतना ही बीज हम वापस देंगे या फिर उतने बीज का हम पैसा देंगे। इसलिए एक्सेप्शनल केस तो होते रहेंगे, होते रहे हैं और उनको पूरी तरह समाप्त किया जाना मुश्किल है, परंतु हमारी ये कोशिश है कि धीरे धीरे किसान भी अवेयर हो रहे हैं और जो प्राइवेट कंपनियां अपने माल को सस्ता बेचने के चक्कर में, ज्यादा बेचने के चक्कर में अमानक खाद या बीज देते थे, अब किसान इसके प्रति जागरूक हो रहा है, तो इन घटनाओं में कमी आ रही है।
सर, हरियाणा के किसानों ने अच्छा एक उदाहरण पेश किया है। पूरा आप ये दूर तरफ चले जाइए, साजा धमधा, कई तरह की खेती वो करते हैं, साइंटिफिकली वो खेती कर रहे हैं। कहीं हम छत्तीसगढ़ के किसानों को भी उस स्तर पे ले जा पाएंगे कभी? ऐसी कोई योजना नहीं, उस स्तर पे नहीं, हमारे किसान जा रहे हैं। शायद आपको आज छत्तीसगढ़ का किसान आलू पैदा कर रहा है, आज छत्तीसगढ़ का किसान प्याज पैदा कर रहा है, आज छत्तीसगढ़ का किसान सीताफल पैदा कर रहा है, छत्तीसगढ़ का किसान चीकू पैदा कर रहा है, छत्तीसगढ़ का किसान लीची पैदा कर रहा है, और छत्तीसगढ़ का गुआवा जाम जो है वो तो पूरे विश्व में जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा किसान आज 1 केजी गुआवा पैदा कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में अब लगभग 10,000 से ज्यादा किसान नेटसेट हाउस में और अब खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 25,000 से ज्यादा किसानों ने अब ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती करना शुरू किया है। तो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ का किसान अपग्रेड होता जा रहा है। और सरकार की कोशिश भी, किसी जमाने में छत्तीसगढ़ में 4 एग्रीकल्चर कॉलेज होती थी, आज छत्तीसगढ़ में 31 एग्रीकल्चर कॉलेज हैं। और आज एग्रीकल्चर में यहां पर एडमिशन लेने के लिए इंजीनियरिंग से ज्यादा आवेदन 31,000 बच्चों ने हम एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जबकि हम एडमिशन दे पाए 2300 बच्चों को। तो छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर के प्रति कितना रुझान बढ़ रहा है वो इस बात की ओर इंगित करता है। और छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, कृषि मेलों के माध्यम से, और छत्तीसगढ़ में हमने किसानों के लिए एक कामधेनु विश्वविद्यालय भी 4 साल पहले स्थापित किया। तो उसके माध्यम से भी अब किसान लगातार छत्तीसगढ़ के और उनके उपज को बढ़ाने के लिए, उनको सहायता देने के लिए, और सिर्फ किसान खेती से वो उन्नत बनेगा ऐसा नहीं है। इसलिए खेती के जितने एलाइड सेक्टर हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मछली पालन हो, गौ पालन हो, सुकर पालन हो, या फिर सब्जी भाजी की खेती हो, फल की खेती हो, इस तरफ हम लगातार किसानों को प्रमोट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कभी गन्ना पैदा होता ही नहीं था। पहले एक शुगर मिल डली, आज छत्तीसगढ़ में 3 शक्कर की फैक्ट्रियां चल रही हैं, चौथी फैक्ट्री हम पंडरिया में डाल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का किसान लगातार अपग्रेड हो रहा है और सरकार उनको अपग्रेड करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी ब्रजमोहन अग्रवाल जी के साथ। उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ के बेबाग और चर्चित मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी से हमारी बातचीत जारी है। सर, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 1978 79 में आपकी शुरू हुई राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, और फिर आपने मुड़कर नहीं देखा पीछे। पहली बार विधानसभा चुनाव आपने लड़ा 89-90 में, आप जीत गए, और लगातार 6 बार से आप विधायक हैं, उसी विधानसभा सीट से विधायक हैं, और पहली बार जीत के आप मंत्री भी बन गए। थोड़ी सी राजनीतिक यात्रा के बारे में आप बताइए। देखिए, हम जब छात्र जीवन में स्कूल में पढ़ते थे उस समय पहली बार ये घटना शायद 11th की होगी कि एक हमारे शिक्षक ने, कॉमर्स के शिक्षक थे, उन्होंने सब बच्चों को कहा कि आपको ट्यूशन पढ़ने आना पड़ेगा। और जब जो लोग ट्यूशन पढ़ने नहीं गए उनको 11th के एग्जाम में उन्होंने फेल कर दिया, और वहाँ से ये संघर्ष यात्रा शुरू होती है। और उसके बाद हमने स्कूल में हड़ताल की, उस टीचर के खिलाफ में शिकायत की, और उसी के साथ में फिर विद्यार्थी परिषद से हम जुड़ गए, और जुड़ने के बाद कॉलेज की राजनीति में आए। कॉलेज की राजनीति में उस जमाने में ये होता था कि कुछ मोहल्लों का प्रभाव होता था, कुछ एरियो का प्रभाव होता था। लोग कहते थे कि ब्राह्मण पारा, मौधा पारा, देश बंधु संघ। तो ऐसे समय पर लगता था कि स्टूडेंट लीडरशिप में सिर्फ लोग अपने स्वार्थों के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स के भले के लिए नहीं आते हैं। तो फिर विद्यार्थी परिषद से जुड़कर और स्टूडेंट लीडरशिप में इन्वॉल्व होकर, और उन ऐसे तत्वों से जो सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए, गुंडागिर्दी करने के लिए, या छात्रों के माध्यम से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति में आते थे, स्टूडेंट लीडरशिप करते थे, उनके खिलाफ मोर्चा लेना शुरू किया। और जब उनके खिलाफ मोर्चा लेना शुरू किया तो उस जमाने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा राजनीतिक इंटरफेरेंस होता था। उस समय छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता हुए करते थे, आजकल वो इस दुनिया में नहीं है। हमें याद है कि उस समय इमरजेंसी लगी, हम लोग कॉलेज के प्रथम वर्ष में थे, तो उसके सपोर्ट में उन्होंने आने के लिए कहा, हम लोगों ने उसका विरोध किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिन्होंने इस बात के लिए, और धीरे धीरे जब स्टूडेंट लीडरशिप में संघर्ष करते करते विद्यार्थी परिषद, क्योंकि एक ही विचारधारा से हम जुड़े थे, तो उस समय छत्तीसगढ़ में कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि छत्तीसगढ़ जन परिषद बन गई, एक छत्तीसगढ़ पार्टी बन गई, जो हमारे ही पार्टी से टूटे हुए लोग थे उन्होंने बनाया। तो उस समय
कुशाभाऊ ठाकरे जी पूरे मध्य प्रदेश, संयुक्त मध्य प्रदेश के एक दिग्गज संगठक थे। उन्होंने उस समय बुलाकर कहा कि अब विद्यार्थी परिषद से, और गोविंद सारंग जी जिनकी आप फोटो देख रहे हैं वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने कहा कि अब स्टूडेंट लीडरशिप से राजनीति में आ जाएं। और फिर 87 में एक यहाँ पर बहुत बड़ा यूथ विंग का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में अटल जी, अडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, राजमाता सिंधिया जी, ये सब लोग आए। और उस समय राजमाता सिंधिया के हाथों मैंने सदस्यता ग्रहण की और लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहे। रायपुर को ये माना जाता था कि ये विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी और इनका गढ़ है। और ऐसे समय पर, और उस समय बहुत सारी ऐसे ताकतें होती थी कि उनका डर, भय होता था कि कोई उनके खिलाफ में बोलने को तैयार नहीं होता था। तो ऐसे समय पर संघर्ष के कारण और यूथ के बीच में लगातार लड़ाई लड़ने के कारण पार्टी ने 89 में टिकट दी। और उस समय भी, क्योंकि उस समय एक बहुत स्टूडेंट लीडरशिप के आने के कारण बहुत अच्छी छवि नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। परंतु 89 में रायपुर शहर की जनता ने विश्वास किया, चुनाव जिताया। और ये मैं कह सकता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है और ये मेरा सौभाग्य है और जनता का प्रेम है कि लगातार उसके बाद से 6 बार यहाँ की जनता ने चुनाव जिताया, और वो भी बढ़ते हुए वोटों से। पहला चुनाव 2500 वोट, दूसरा चुनाव 7500, तीसरा चुनाव 12500, चौथा चुनाव 22000, पांचवा चुनाव 25000 और छठवां चुनाव लगभग 35000 मतों से। तो मैं मानता हूं कि इसमें सिर्फ ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता, उनके साथ परिवार, दोस्त यार, मित्र, पार्टी, कार्यकर्ता और ऊपर वाले का आशीर्वाद और जनता का जो प्रेम है, वही सबसे बड़ी ताकत है जिन्होंने 6 बार मुझे विधायक बनने के लायक बनाया। लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी खूबियां काम आई आपके? होता ये देखने में अक्सर कि नेता अपनी सीट बदलते हैं कई बार इलेक्शन जीतने के लिए, आप एक ही सीट से लगातार जीतते चले आए, आपका जो प्रतिशत है वोट्स का वो बढ़ता चला गया। तो ऐसी 3-4 क्या आपको लगती है खूबियां जो होनी चाहिए नेताओं में? मुझे लगता है कि पहला तो आप जनता के बीच से चुनकर जाते हैं। आप जिनके लिए आप एलिड होना चाहिए उनके लिए आप एलिड बनी, पर जनता के लिए अगर आप उनसे अलग हो जाएंगे और अपने आप को कोई महत्वपूर्ण, या आप ये मानने लगेंगे कि नहीं अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो फिर जनता जानती है कि धरातल पर कैसे वापस लाया जा सकता है। जी। दूसरा, जो कार्यकर्ता होते हैं वो कार्यकर्ता आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको आपके मीठे बोल मिल जाएं, आपका प्रेम उनको मिल जाए, उनको सम्मान मिल जाए। क्योंकि और तीसरा, जो जनता है वो जनता भी, हर व्यक्ति को कोई काम नहीं होता है, हर वोटर को काम नहीं होता है, परंतु उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा है। तो अगर व्यवहार और काम आप हर आदमी के कर भी नहीं सकते, परंतु अगर आपका व्यवहार ठीक है, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, आप लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा करते हैं, और लोगों को ये लगना चाहिए कि अगर काम होना नहीं होना अपनी जगह है, परंतु अगर लोगों की वास्तव में तकलीफ है तो उसके समाधान के लिए आपने सच्ची कोशिश की है कि नहीं। अगर ये आप करते हैं तो जनता की अपेक्षा आपसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जनता तो सिर्फ चाहती है कि जनता के साथ में आपका संवाद बना रहे। और पिछले 30 से ज्यादा साल हो गए, इन सालों में मैंने ये कोशिश की है कि जनता के बीच में हम हमेशा बने रहें। और क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके हर कामों का अकाउंट जनता रखती है, और इसलिए आपको कभी भी, बहुत से लोग बनने के बाद में ये सोचते हैं कि अब मैं मालूम नहीं क्या बन गया हूं, और जब आदमी ये सोच लेता है तो फिर उसको जनता सबक सिखाती है, कार्यकर्ता भी सबक सिखाते हैं। ब्रजमोहन जी से राजनीति के कुछ रोचक किस्से भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आमने सामने में हमारे साथ हैं कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी। सर, मैं क्रॉस फायर राउंड में आपसे बात करना चाहती हूँ इस लास्ट सेगमेंट में। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप बहुत दिग्गज मंत्री रहे हैं, आप 89-90 में जीते, मंत्री बन गए मध्य प्रदेश सरकार में, सीएम आप क्यों नहीं बन पाए छत्तीसगढ़ के? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये सब चीजें आपके कर्म के साथ साथ किस्मत भी बहुत बड़ी चीज है, और मैं तो भगवान के ऊपर में विश्वास करता हूं, इसलिए मानता हूं कि जिस दिन किस्मत में होगा उस दिन होगा। और दूसरी चीज, आप स्वयं
कुछ बनने के लिए मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, परंतु बनना और नहीं बनना आपके हाथ में नहीं है। और राजनीति में तो सबसे बड़ी चीज, जब तक पार्टी और पार्टी का नेतृत्व और आपकी किस्मत, जिस दिन ये तीनों साथ देते हैं, उस दिन आदमी जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां तक पहुंचता है। आपके बहुत सारे मित्र मुख्यमंत्री हैं, चूंकि शिवराज सिंह चौहान, और आप साथ साथ ही चले हैं राजनीति में, आपकी बातचीत होती है अपने सारे मित्रों निश्चित रूप से बहुत सारे, आज मुख्यमंत्री भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, केंद्र के मंत्री भी बहुत सारे मित्र हैं, देश के अन्य राज्यों में भी मंत्री हैं, सब लोगों से लगातार मेल मुलाकात और चर्चाएं होती हैं। सर, जैसा किस्सा आपका है छत्तीसगढ़ में, वैसे कैलाश विजयवर्गीय का मध्य प्रदेश में है, वो भी कहीं ना कहीं सीएम की दावेदारी के लिए बार बार उनका नाम आता है, बहुत सारी बातें उनको लेकर भी होती हैं अल्टीमेटली, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति में अब उनका नाम चर्चित होने लगा है। क्या आप नहीं चाहते कि राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ा सा आपको मौका मिले? जिस दिन पार्टी की इच्छा होगी, क्योंकि अपने बारे में निर्णय करने का अधिकार हमको नहीं है, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं, तो जिस समय हमारी पार्टी, हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो उपयोग करना चाहेगा उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। सर, टीकमगढ़ के प्रभारी मंत्री भी आप रहे, मध्य प्रदेश जब हुआ करता था अविभाजित, उमा भारती से आपकी नजदीकियां रही, अच्छे संबंध रहे हैं। हाल ही में आपको प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की जो सलाहकार समिति बनी है उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बहुत बड़ा आपको दायित्व मिला है। तो उमा दीदी की नजदीकियां हैं या वाकई में नहीं ब्रजमोहन जी को बनाया जाना चाहिए? मैं सिर्फ टीकमगढ़ का नहीं, टीकमगढ़ और छतरपुर दोनों का प्रभारी मंत्री रहा हूं, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में रहा हूं कि जब बहुत कठिन काम था उमा जी को साधना, या ऐसे समय पर, परंतु मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कम्युनिकेशन आपकी सब समस्याओं का समाधान है। उमा जी के साथ में लगातार कम्युनिकेशन रहा, और उमा जी के साथ में हम युवा, जब वो राष्ट्रीय युवा मोर्चे की अध्यक्ष थी और उस समय हम मध्य प्रदेश के युवा मोर्चे के प्रदेश के मंत्री होते थे, उस जमाने से उनके साथ में संपर्क है। और बहुत सारी मीटिंग्स में मैं भी, जब वो सिंचाई विभाग की मंत्री हैं तो बहुत सारी मीटिंग्स में भी मैं गया हूं, तो उन्होंने इस बात को खुलकर कहा कि ये एक बहुत सीनियर पुराने मंत्री हैं, इनके नॉलेज का हमको उपयोग करना चाहिए, और वो इसको सार्वजनिक रूप से भी कहती हैं। तो उनको जो मुझमें ये दिखाई दिया, उसके आधार पर पूरे देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और पानी का मैक्सिमम उपयोग कर कर मैक्सिमम खेती हम कैसे कर सकते हैं, और इसके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई, किसानों की किस्मत को, किसानों के भविष्य को बदलने के लिए, कि आने वाले 5-6 सालों में किसानों की आय दुगनी हो जाए, और उसकी जिम्मेदारी उमा भारती जी के पास है। तो उन्होंने इस योजना को कि अगले 5 सालों में हम 80 लाख हेक्टेयर सिंचाई को और बढ़ाएं, और उसके लिए कैसे कार्य योजना बन सकती है, क्योंकि एक राजनीतिक निर्णय है, और इसलिए पूरे देश भर के मंत्रियों के साथ में, देश भर के अधिकारियों के साथ में बैठकर चर्चा कर कर उसके जो बाधक चीजें हैं उनको दूर कर कर और कैसे इन योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो मैं उमा जी के प्रति आभार और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक विश्वास व्यक्त किया, और मुझे लगता है कि उसमें हमने लगभग पूरी प्लानिंग तैयार कर कर और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैसे रिलेशन है सर आपके? बहुत अच्छे रिलेशन है, वो हमारे नेता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, उनके साथ में हमने लंबे समय तक काम किया है, और अभी भी जब भी उनसे मुलाकात होती है तो बहुत अच्छे संबंध। सर, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास कि चाहे कुछ हो जाए छत्तीसगढ़ में, आपको कहीं बुलाया जाए, पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन इलेक्शन बाय इलेक्शन में आपकी महत्ता सबसे ज्यादा हो जाती है, आप ही संकट मोचक बन के क्यों उभरते हैं? देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे संबंध हैं, और राजनीति अपनी जगह पर है, व्यक्तिगत संबंध के बीच में कभी राजनीति आड़े नहीं आई है, और इसलिए जो राजनीति होती है उस, और चुनाव होता है, उस चुनाव में साम दाम दंड भेद, जीता वही सिकंदर है, और इसलिए जो मेरे बाकी राजनीतिक दलों के लोगों से संबंध है, वो संबंध मेरे काम आते हैं कि जो उपचुनाव या जो कठिन चुनाव होते हैं, उन चुनाव में कैसे पार्टी की नैया पार लगे, और अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो उसमें कैसे सफलता प्राप्त हो। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जो संबंध हैं उन संबंधों को बाकी लोग भी जानते हैं, और मैं कभी छुपाता भी नहीं हूं। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि संघ रिपोर्ट कार्ड बना रहा है मंत्रियों का, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूं, आपको भी पता ही होगा, लेकिन कुछ एक मंत्रियों की रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, तो ये क्या चल रहा है संगठन में, मतलब अंदर? देखिए, संघ कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाता, संघ भी के जो स्वयंसेवक हैं वो भी आम नागरिक जैसे हैं, आम कार्यकर्ता जैसे हैं।
तो जिसकी जैसी वर्किंग होती है उसमें उसका एक रिफरकेशन जाता है और संघ के कार्यकर्ता भी उनको जानकारी, स्वयंसेवक जानकारी देते हैं। तो ये सब तो स्वाभाविक चीज है, हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और इसलिए सबकी अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं और ये निर्णय करने का अधिकार तो हमको नहीं है, ये उनको अधिकार है। वो तय करेंगे कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। सर, अजीत जोगी का जो नया कदम है, उन्होंने पार्टी बना ली अपनी, आप कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी को कोई नफा नुकसान कैसे आंक रहे हैं आप? देखिए, वो पार्टी के, मुझे लगता है कि जोगी जी की पार्टी का बनना ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है और अब उनकी पार्टी कोई छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव डाल पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर वो प्रभाव डालेगी तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर में डालेगी, बीजेपी को उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पर लोग तो ये कह रहे हैं कि जोगी जी बीजेपी को सपोर्ट ही करते थे, अल्टीमेटली दावा ऐसा होता है, ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें हैं मार्केट में और अब शायद बीजेपी का वोट बैंक प्रभावित हो जाए क्योंकि जोगी जी चाहेंगे कि सारा जो वो बीजेपी को दिलवा रहे थे, ये मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये अफवाहें हैं, मैं अभी फिर कह रही हूँ, लेकिन ऐसी अफवाहें जरूर है, वो कहीं ना कहीं मत। देखिए, राजनीति में अफवाहें भी चलती रहेंगी, राजनीति में चटपटी बातें भी चलती रहेंगी, परंतु राजनीति में आफ्टर ऑल सब चीजों का जब चुनाव का रिजल्ट आता है तब सब चीजें सामने आती हैं और इसलिए ये सब अफवाहें जब तक चुनाव नहीं होता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि राजनीतिक दलों का अगर कोई परफॉर्मेंस दिखाई देता है तो चुनाव में दिखाई देता है। तो तब तक मुझे लगता है कि जोगी जी और कांग्रेस, इनके बीच में क्या चल रहा है उसको तो अभी बहुत, यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव होने में 2.5 साल है, अभी तो हमको इंतजार करना पड़ेगा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, आखिरी सवाल आपसे, बस्तर हमसे छूट गया पिछले चुनाव में और ये मिथ था, वैसे वो मिथ भी टूट गया कि बस्तर जीतने पे ही हम छत्तीसगढ़ जीत सकते हैं, कोई भी पार्टी, वो मिथ भी टूट गया, लेकिन क्या बस्तर को वापस पाने की कवायद बीजेपी में चल रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक अलग अलग समय पर अलग अलग, कभी भी अभी तक जो मैंने 6 चुनाव देखे हैं उन 6 चुनाव में 20 से 25% सीटें वापिस जाती हैं और नई सीटें वापिस आती हैं। तो इसलिए कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, बस्तर का एक अलग प्रकार का एटमॉस्फेयर नक्सलवाद के कारण, वहाँ की बहुत सारी गतिविधियों के कारण समय समय पर अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। मुझे लगता है कि वर्तमान में जो बस्तर में डेवलपमेंट के काम तेजी से हो रहे हैं और नक्सलवाद पे जिस प्रकार से कंट्रोल आया है उसके कारण अब बस्तर का जो वनवासी है, बस्तर का जो आम नागरिक है, उसके वहां तक जो विकास की किरण पहुंच रही है उसका फायदा निश्चित रूप से हम बीजेपी को मिलेगा और बस्तर में जो पिछली बार हमने खोया है उसको फिर से हम प्राप्त कर पाएंगे। हमारे साथ थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। अगली बार आमने सामने फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।